बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं हिरोशिमा में उस मकाम पर हूँ जहाँ एटम बम गिरा था। और आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये तबाह होने वाली बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये बम में बचने वाली बिल्डिंग है। यानी वो बिल्डिंग जो बम बम गिरने के बावजूद बच गई थी, तो उसको यहाँ की गवर्नमेंट ने एक यादगार के तौर पर महफूज कर लिया। तो हम थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। आपको पता है 1939 में जब हिटलर की खोपड़ी ख़राब हुई और उसको दुनिया फतह करने का शौक़ पैदा हुआ, उसने बड़ा प्रोपेगेंडा किया कि जर्मन कौम है जो जिसको दुनिया में हुकूमत का हक़ है। जब भी कोई बातें उठता है ना, तो कोई ना कोई नारे लगा देता है अपने कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। हिटलर ने पोलैंड पे कब्ज़ा किया, फिर होते होते दुनिया पे कब्ज़ा करते करते बरतानिया में जब आया तो बरतानिया पे कब्ज़ा नहीं कर सका, तो उसने अपना रुख किया सोवियत यूनियन की तरफ। तो हिटलर के जो हमनवा ममालिक थे जो हिटलर को फेवर कर रहे थे, उनमें जापान भी था, हाँ इटली भी। और जो दूसरी तरफ बड़ी ताकतें थी वो सोवियत यूनियन, यूएसए अमेरिका और ब्रिटिश बरतानिया, और इनके साथ फ्रांस भी था। तो जापान जो था ना, वो जर्मनी को फेवर करने वालों में था। हिटलर का तो जब सोवियत यूनियन की तरफ हिटलर बढ़ा है, वहाँ के जो शदीद सर्दी है उसकी फ़ौजें आगे मूव नहीं कर सकीं, और बिल आखिर वहाँ से हिटलर का सारा किस्सा कहानी ख़त्म होना शुरू हुई। और 30 अप्रैल 1945 में हिटलर ने ख़ुदकुशी की, और इस जंग का एक हिस्सा जो था ना, वो बिल आखिर अपने इख्तिताम तक पहुँचा। लेकिन जापान जो था ना, उसका भी एक ख्वाब था। ये चंद ममालिक उस वक्त ऐसे थे जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत करने के ख्वाब देखे हुए थे। उनमें जापान था, जर्मनी था, फ्रांस था और बरतानिया था। अमेरिका ने फैसला किया था कि अब वो जंग में बराह रास्त नहीं कूदेगा। इसलिए अमेरिका इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसी को भी, यानी जंग में नहीं था, वो ना बराह रास्त था ना बिल वास्ता किसी तरीके से जंग में मुलव्विस था। लेकिन हुआ ये कि जर्मनी तो जंग हार गया, इटली ने भी सरेंडर कर दिया, लेकिन जापान जो था ना, वो उसका इरादा था ग्रेटर एशिया बनाने का, कि मैं तमाम एशियाई मुल्कों को जमा करूंगा। नारा उसने भी बड़ा अच्छा लगाया। और यहाँ की जो स्कूल की किताबें हैं उनमें ये बात लिखी हुई है कि जापानीज़ जो मिलिट्री जब गई है, चाइना के बहुत से इलाके फ़तह किए, बर्मा तक पहुँच चुके थे ये लोग, तो बहुत ज़्यादा जुल्म किया इन लोगों ने। यहाँ की यानी स्कूल की निसाबों में ये बात शामिल है, और ये लोग इस पर एक्सक्यूज़ करते हैं, सॉरी करते हैं कि हमने गलत किया था। अमेरिका ने जब ये देखा कि भाई ये रशिया जापान तो बढ़ता चला जा रहा है, अगर इसको लगाम नहीं दी गई तो ये तो फैलता चला जाएगा, तो अमेरिका ने जापान को पहले समझाया कि भाई आप एक हद में रहें, एक लिमिट में रहें, चाइना के जो इलाके आपने कब्जा किए हुए हैं वो आप छोड़ दें। लेकिन जो उस वक्त जो जापान की आर्मी थी, वो यहाँ जो लोग हैं ना, एक और बात बताते हैं जो यहाँ के मकामी लोग, कि यहाँ का जो मज़हब है ना, उसमें बादशाह का तस्वुर एक खुदा के तौर पर था। यानी जो मिलिट्री थी, लोगों यानी यहाँ की गवर्नमेंट को ये बात मालूम थी कि जब तक इसमें मजहबी तड़का नहीं लगाया जाएगा ना इस जंग में, लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलेगी। लोग कहेंगे हम क्यों लड़ें भाई, हम आराम से बैठे हैं, खा पी रहे हैं, तुम क्यों किसी दूसरे कंट्री पे जाके कब्जा करें। तो उनके को ये बावर कराया गया कि ये जो बादशाह है ना, ये सिर्फ बादशाह नहीं है, बल्कि ये भगवान है, ये गॉड है, ये खुदा है, और ये कोई खलाई मखलूक है। ये जो बात कहेगा वो पत्थर पे लकीर होगी, उसी में तुम्हें कामयाबी मिलेगी। वो अगर तुम्हें मरने का हुक्म देता तुम मर जाओ, वो अगर तुम्हें किसी मुल्क पे चढ़ाई का हुक्म देता तुम चढ़ाई करो। तो उसका एक रूहानी कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में डाला गया। और आपको पता है, जब किसी के बारे में लोग ये तसव्वुर करने लगे कि ये कोई रूहानी मखलूक है और ये कोई बराह रास्त आसमानी खुदा से इनको हिदायत मिलती हैं, तो जब ये चीज़ बैठ जाए तो फिर आगे कुछ मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती। अच्छा, बादशाह जो था वो लोगों के सामने आता भी नहीं था, लोगों ने देखा नहीं था बादशाह को, लेकिन बस ये सिखा दिया गया कि भाई बादशाह का जो हुक्म है ना, वो तुम्हारा एक मजहबी फरीज़ा है, इसी में जो आसमानी खुदा है वो तुमसे खुश होगा और तुम्हें जन्नत मिलेगी, और उसकी मुखालफत तुमने की तो तुम जहन्नम में जाओगे। और इतना ज़्यादा अपनी कौम को उन मिलिट्री ने, खुद जो फ़ौजी थे उसमें, उनको इतना ज़्यादा ट्रेन किया गया, इतना ब्रेन वॉश किया गया कि वो अपनी कौम के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त मौत को जो है ना, मौत को एक कामयाबी बना के पेश किया गया। यहाँ तक था कि भाई जंग में जो बच्चे हैं ना, बच्चों को का ब्रेन वॉश किया गया कि अगर तुम बम बांध के टैंक के नीचे लेट जाते हो, छोटे बच्चों को का ब्रेन वॉश किया गया, तो ये भी तुम्हारे लिए कामयाबी है। तो बच्चे क्या, फौज के जवान क्या,
ये जब देखा दुनिया ने और इस तरह से जो है वो जापानी जो मिलिट्री है वो बढ़ती चली गई और बहुत ज़्यादा जुल्म भी करती थी वो, तो अमेरिका ने जापान को वार्निंग दी, लेकिन मिलिट्री के जो ऑफिसर था उसकी समझ में बात नहीं आई। बिल आखिर अमेरिका इस जंग में कूदना नहीं चाह रहा था, लेकिन अमेरिका ने जापान का तेल और बहुत सारी दीगर कुछ जो अहम मसनूआत थी उनको एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। अब जापान की जो जंग थी ना उसका बहुत बड़ा मदार तेल पर था, तो जब तेल बंद हो गया है तो जापान को प्रॉब्लम शुरू हुई, तो उनकी आर्मी को मुश्किलात शुरू हुई। तो बजाय इसके कि यहाँ की गवर्नमेंट या यहाँ की मिलिट्री सरेंडर करती, उन्होंने अमेरिका से दुश्मनी मोल ली और अमेरिका पे हमला करने की तैयारी की। जापान के करीब एक जजीरा है, आप मैप में देख सकते हैं, उस जजीरे में अमेरिकन जिसको कहा जाता है पर्ल हार्बर, तो उस जजीरे में अमेरिकन आर्मी का एक यानी बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ पर था। तो जापान के जो फौजी थे उन्होंने वहाँ पर अटैक कर दिया ताकि अमेरिका जो इनको तेल बंद किया है और जो इनकी जो अहम चीज़ें बंद कर दी हैं, अमेरिका उससे यानी अपने उस फैसले पे नज़रसानी करे। अमेरिका बहुत पावरफुल कंट्री था, तो आर्मी ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया अमेरिका को, जापान की आर्मी ने, और बहरी बेड़ा था, बेशुमार फौजी मार दिए उनके, और उसके बाद जाके जापान ने फिलिपाइन पे कब्जा कर लिया। अमेरिका ने इरादा किया भाई, सोवियत यूनियन ने एक तरफ से हमला किया जापान पर और अमेरिका ने इरादा किया भाई हम इसका इंतकाम लेंगे। उस वक्त जो अमेरिकन सदर थे उन्होंने बयान दिया कि हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इस जंग में हम भी अब कूदेंगे। तो अमेरिका ने इंतकाम में अटैक कर दिया जापान के एक जजीरे पर, लेकिन अमेरिका को अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग मौत के लिए लड़ रहे हैं। यानी इनका ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि यानी जापान के जो जहाज़ है ना, पायलट वो जहाज़ लेके उड़ते थे और फिदाई हमले करते थे, यानी अमेरिकन बेस में पूरे जहाज़ समेत जो पायलट गिर जाया करता था। तो इतनी ख़तरनाक जंग हुई है कि अमेरिका के 12,000 फौजी वो एक छोटे से जजीरे को फतह करने में मारे गए, और जजीरे की 25% आबादी जो जैपनीज पर मुश्तमिल थी, यानी ज़ाहिर है वो जापान का इलाका था, तो 25% अवाम जो थी, जजीरा नुमा है वो जजीरा नहीं है, तो 25% अवाम जिनकी तादाद 1,10,000 थी, यानी 1/4 जापानी उसमें कत्ल हो गए। अमेरिका ने उस इलाके को फतह तो कर लिया, लेकिन अमेरिका को अंदाज़ा हो गया कि अगर हम जापान को मिलिट्री के ज़रिए, ज़मीनी फ़ौज के ज़रिए फतह करने लग गए तो इसमें जापानियों की आबादी का भी बहुत बड़ा हिस्सा ज़ाया हो जाएगा और हमारी आर्मी का भी बेपनाह नुकसान होगा। अमेरिकन साइंसदान उन्हीं दिनों में, जब ये जंग चल रही थी, उन्हीं दिनों में एटम बम बनाने की तैयारी में मसरूफ़ थे। बिल आखिर जी एटम बम का तजर्बा किया गया और एटमी धमाका का एक कामयाब तजर्बा किया गया। तो अमेरिकन सदर को एक उम्मीद हुई कि अब हमने चूँकि एटम बम बना लिया है, लिहाजा अब हम अगर जापान अब बाज ना आया और चाइना के जो इलाके उसने कब्ज़ा किए हुए हैं और भी दुनिया में जहाँ जहाँ उसने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, वो कब्ज़ा अगर ना छोड़ा तो हम अब ज़मीनी जंग के बजाय एटम बम का इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दोनों में तबाही है, लेकिन ये एक ही दफ़ा की तबाही है जिससे ये जंग हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अदरवाइज़ जैपनीज़ का जो ब्रेन वॉश हो चुका है, जिस तरह ये मौत के लिए लड़ रहे हैं, तो जापान को सरेंडर करने में बहुत ज़्यादा जानें ज़ाया होंगी। यूएसए ने बरतानिया के साथ मिल के जापान को एक आखिरी वार्निंग दी, एटमी हमला करने से पहले एक आखिरी वार्निंग दी और जापान को ये बताया कि अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो ऐसा नुकसान होगा कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। वाज़े बताया नहीं कि हमने ऐसे एटम बम ईजाद कर लिए, लेकिन धमकी दी कि हम आपको आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, अगर आपने सरेंडर नहीं किया और चाइना के जो जिन इलाकों पर आपने कब्ज़ा किया हुआ है वो खाली नहीं किए, और जहाँ जहाँ भी आपने नाजायज़ कब्ज़ा किया है वो अगर वो इलाके आपने नहीं छोड़े तो आपको ऐसी यानी बहुत ज़्यादा इबरतनाक सज़ा दी जाएगी। जापान की मिलिट्री जो थी वो उसके तो किसी और दुनिया में पहुंची हुई थी, वो उनकी हस्बे मामूल उनकी समझ में बात नहीं आई, वो ताकत के नशे में थे उस वक्त। 9 अगस्त 1945 यहाँ पर एक बम गिरता है सुबह 8:15 बजे, और इस कदर तबाही फैलती है कि अगर ये कहा जाए कि इससे पहले या इसके बाद शायद बम्बारमेंट के ज़रिए ज़मीन ने ऐसी तबाही ना देखी हो, तो ये बात गलत नहीं होगी। हम म्यूज़ियम जाएंगे, अगर मुमकिन हुआ तो वहाँ जो डॉक्यूमेंट्री
को अगर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग मुमकिन हुई तो इंशाल्लाह वो भी करूँगा मैं। यानी चंद सेकंड के अंदर 80,000 लोग मौत का शिकार हो गए और ज़मीन का जो टेम्परेचर था वो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर चीज़ें पानी उबल जाता है, तो 4000 का आप अंदाज़ा लगाएं। यानी लोगों की हड्डियां जो थी वो गल गई थी और जो जिंदा रह गए थे थोड़ी देर में उनकी भी खाल गलना शुरू हो गई और शदीद प्यास लोगों को लगना शुरू हुई। यानी अगर आप नेट पे सर्च करते हैं तो यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि 78 आदमी जिंदा बचे थे पूरे शहर में, सिर्फ 78 आदमी। ऐसी तबाही फैली थी और मिलिया मेट हो गया था। उसके बाद टेम्परेचर इतना बढ़ने की वजह से तूफ़ान आए और फिर आसमान से बारिशें हुई, लेकिन केमिकल की बारिश जिसने और ज़्यादा तबाही फैला दी और मिलिया मेट करके रख दिया हिरोशिमा को। यूएसए का, अमेरिका का ख्याल ये था कि जापान अब लाजमी सरेंडर करेगा। इनके आर्मी ऑफिसर से रब्ते की कोशिश की गई लेकिन जापान आर्मी ने फिर भी सरेंडर नहीं किया और लोगों से मिलने तक के लिए वो तैयार ना हुए। अवाम का हाल बर्बाद हो चुका था। अच्छा, इसमें 99% अवाम यानी मरी थी, अवाम हलाक हुई थी। इसमें जो मिलिट्री के लोग, आर्मी के लोग हलाक नहीं हुए थे। फिर फौज को, जो जापान की जो मिलिट्री है, इन पे दबाव आया, अवाम की तरफ से भी दबाव आया। अच्छा, एक तरफ सोवियत यूनियन ने भी हमला कर दिया था जापान पे, वो अलग दबाव था, लेकिन मिलिट्री ने सरेंडर ना करने का इरादा किया और कहा कि हम लड़ेंगे। जब यूएसए ने ये देखा तो फिर 9 अगस्त को, यानी 3 दिन के बाद, नागासाकी पर भी एक और बम एटमी हमला किया गया और इन दोनों बमों के नतीजे में जो तबाही हुई है, 2 लाख अफराद लुक़्मे अजल बने। उसके बाद ज़ख्मियों में कितने मौत का शिकार हुए वो तादाद अलग है। कई लोग ऐसी बीमारियों में मुब्तला हुए गए कि वो नस्लों तक वो बीमारियां चलती रही हैं, माजूर हो गए बहुत सारे लोग और उनकी औलादों में वो माजूरी चलती रही है। जब ये दूसरा हमला हुआ है तो बिल आखिर जापान की जो उस वक्त भी जापान के आर्मी चीफ थे उनको सरेंडर करना पड़ा। लेकिन आप हैरान होंगे कि उस सरेंडर करने के बाद भी मिलिट्री के बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम सरेंडर नहीं करेंगे और आर्मी के खिलाफ बगावत की, लेकिन वो बगावत नाकाम कर दी गई और वो बगावत कुचल दी गई। लेकिन उसके बाद से जो जापान सरेंडर हुआ है तो ऐसा सरेंडर हुआ है कि उसके बाद जापानीज़ ने ये फैसला किया कि अब हम जंग में कभी भी नहीं कूदेंगे और हम अब एजुकेशन को, तहजीब को, तालीम को और इकनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ तवज्जो देंगे। वो दिन और आज का दिन जापानीज़ ने जो रुख बदला अपना, बहुत अच्छा किया उन्होंने। उसके बाद से ऐसी जंगबंदी हुई है और ऐसे बाअखलाक लोग मेरा ख्याल है मार्केट में हमें कहीं नज़र नहीं आते। ये बहुत ज़्यादा इन्होंने अखलाक को और जो है अखलाकियात और एजुकेशन और डिसिप्लिन और टेक्नोलॉजी को फोकस किया और आज जापान टेक्नोलॉजी में नंबर 1 समझा जाता है। हमें इससे सबक क्या मिलता है? देखें, अमेरिका ने एटमी धमाका करके सही किया, गलत किया, ये तो एक बड़ी लंबी चौड़ी बहस है। इस वाक़े से हमें सबक क्या मिलता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हक़्क़ुन अलल्लाहि अल्ला यर्तफ़िअ शैउन मिन दुनिया इल्ला वज़अहु। अल्लाह ने अपने ऊपर ये बात लाजिम कर ली है कि जो चीज़ भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है अल्लाह उसको नीचे ले आता है। जापान एक सुपर ताकत बनने जा रहा था, उसने दुनिया पे जुल्म किया। कुरान कहता है वकज़ालिका नुवल्ली बअज़-ज़ालिमीन बअज़न बिमा कानू यक्सिबून। हम बाज़ दफ़ा बाज़ ज़ालिमों को बाज़ ज़ालिमों पर मुसल्लत कर देते हैं उनकी उन बदअमालियों की वजह से जो वो कर रहे हैं। माजी में ऐसा बहुत होता रहा है। कभी अल्लाह ताला ताकतवर को कमज़ोर के ज़रिए शिकस्त देते हैं, जैसे फ़िरौन की सरकशी जब हद से बढ़ी है तो अल्लाह ने मूसा कलीमुल्लाह को उसके मुकाबले में खड़ा किया। और बाज़ दफ़ा अल्लाह एक ताकत को दूसरी ताकत के ज़रिए शिकस्त देते हैं। जैसे जापान में जब एटमी धमाका हुआ तो एक सुपर पावर के ज़रिए, एक अमेरिका के ज़रिए अल्लाह ताला ने जो जुल्म दुनिया पे हो रहा था उससे रोका। इन वाक़यात से जो हमें सबक मिलता है वो ये भी, जैसे मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपके सामने पढ़ी है, हक़्क़ुन अलल्लाहि अल्ला यर्तफ़िअ शैउन मिन दुनिया इल्ला वज़अहु। आज फ़िलिस्तीन के निहत्ते मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी एटम बम से कुछ कम नहीं है। हम यहाँ म्यूज़ियम जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे इनके उस ज़माने की बाक़ियात हैं, कैसे ज़ख्मी लोग तड़प रहे हैं। आज दुनिया एटम बम की तबाही को तो दुनिया ने याद रखा हुआ है, लेकिन फ़िलिस्तीन में जो कुछ तबाही है उसको ये बड़ी ताकतें भूल चुकी हैं। तो कल जो जापान के साथ हुआ, ऐसा ना हो कि अल्लाह का कोई आसमानी अजाब आए
और किसी बड़ी ताकत के साथ वही कुछ हो जाए जो कल जापान के साथ हुआ। हमें इन वाक़यात से इबरत हासिल करनी चाहिए और अफसोस हमें इन सुपर ताकतों पर नहीं होता जो फ़िलिस्तीन के मजलूमों और निहत्तों को भूल चुके हैं, बल्कि अपने इस्लामी मुल्कों से होता है जो फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उस तरह से नहीं उठाते जिस तरह से उनको आवाज़ उठानी चाहिए। ये आग आप देख रहे हैं हिरोशिमा में, ये 24 घंटे जलती रहती है। ये उन लोगों की याद में जलाई गई है जो उस एटमी हमले में, एटम बम के हमले में कत्ल हुए थे, मौत का शिकार हुए थे, तो उनकी याद में ये आग जलाई गई है जो 24 घंटे जलती रहती है। अब इन लोगों ने उस जगह पे पार्क वार्क बना दिया है, उस जगह से वो क्लियर नजर आ रही है वो लोकेशन। अच्छा, ये जो मैंने अभी बिल्डिंग के करीब खड़े होकर व्लॉग बनाया है ना, जो मैंने बताया था ये बिल्डिंग बच गई है, इसके 160 मीटर ऊपर बम ब्लास्ट हुआ था। बिल्कुल ऊपर नहीं, तो साइड पे ना। अच्छा, थोड़ा साइड पे, सही सही सही। अच्छा, अजीब बात है कि बम जब गिरा है ना तो उसके 500 मीटर की रेंज में जो लोग थे वो उनमें से कुछ लोग जिंदा बच गए थे। और इस बिल्डिंग के नीचे एक तह थी, वहाँ पर एक बंदा बचा था। और हाँ, अच्छा, इस बिल्डिंग के नीचे कोई तह थी, वहाँ पर एक बंदा भी जिंदा बचा है। वहाँ भी एक बंदा जिंदा बच गया था। अच्छा, तो हैरत की बात है, यानी जैसे ग्रेनेड गिरता है ना तो जो उसके करीब होते हैं और लेट जाएं तो छर्रे ऊपर से गुजर जाते हैं, वो ऐसे ही हुआ था। तो इसके करीब ये इस बिल्डिंग के ऊपर 160 मीटर 160 मीटर थोड़ा सा साइड पे यहाँ बम ब्लास्ट हुआ था। हिरोशिमा के उस मकाम पर हूँ जहाँ पर एटम बम गिरा था। ये वो आग मैंने बताया आपको, ये उनकी याद में 24 घंटे जलती रहती है, एक यादगार के तौर पर। भी उनकी याद में लोग बजाते हैं यहाँ पर ना। अच्छा, एक बेल भी है जो लोग आते हैं उनकी याद में बजाते हैं। सियासतदानों के और लोगों को जो हुकूमत का नशा होता है ना, इस चक्कर में आवाम ज़बा होती है। अब देखो, जापान की मिलिट्री ने, जापान की फ़ौज ने, या जापान का जो किंग था उसको दुनिया पे हुकूमत का शौक़ था, अपने शौक़ में आवाम को भेंट चढ़ा दिया। 2 लाख इंसानों को मौत के घाट उतरवा दिया, और आगे जहाँ जहाँ इलाके फतह किए होंगे वहाँ क्या कुछ किया होगा उसने। तो ये आवाम जो है ना, ये भेड़ बकरियों की तरह होती है, इनमें सेंस होती नहीं है कि हम किसका आलाकार बन रहे हैं। इसलिए हमने बड़ों से एक बात सुनी है कि आप अपना कोई हदफ और विजन बनाओ। अगर आपने अपना कोई हदफ नहीं बनाया ना तो आप दूसरों के विजन का हिस्सा बनोगे, कभी सियासतदानों के विजन का। अब आप देख लो हमारे मुल्क में जो सियासत हो रही है, सियासतदान आपस में ना थोड़े दिनों में बैठ के चाय पी रहे होते हैं, और नीचे जो कारकुनान है ना वो एक दूसरे को कत्ल की धमकियां दे रहे होते हैं, इतनी नफरतें कर रहे होते हैं। लेकिन जब इन सियासतदानों का आपस में कोई मसला होता है ना तो ये कौम के वसीतर मफाद में एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं। नीचे के तबके को मैंने यहाँ भी देखा है, कुछ पीटीआई के, कुछ जेयूआई के, कुछ मुस्लिम लीग के। तो इनको मैंने जाके बोला, खुदा के लिए यार इस इख्तलाफ को एक हद तक रखो आप। तो मैं एक लोगों से एक दरबंदाना अपील ही कर सकता हूँ, हमारी क्या हैसियत है, कि यार आप अपने आप को ना कुर्बानी का बकरा नहीं बनाओ। हम सिर्फ अल्लाह के लिए हैं और हमें अल्लाह ही के लिए जान देने का जज्बा होना चाहिए। रब के लिए जान देगा, अल्लाह उसको बदला देगा। इंसानों के लिए मरोगे, कुछ नहीं मिलेगा, लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। तो जापान की मिसाल हमारे सामने है। तो यहाँ बता दिया जी, वो आपका जो बादशाह है वो गोया गॉड है। अच्छा, ये मुझे एक ज़बरदस्त बात बता रहे थे, यहाँ के बादशाह के का जो कॉन्सेप्ट था लोगों के जहन में, कोई रूहानी शख्सियत है। फिर अमेरिका ने बड़ी होशियारी की है, अमेरिका ने उस बादशाह के साथ तस्वीरें शाया की हैं। ये बताएं जरा अपनी जबान से आप। जी बस उन्होंने ऐसी की आती जो है ना, जब हारे हैं तो बादशाह की तस्वीर लेकर साथ में और उसको अखबार में छाया किया है ना। लोगों को पता चला भाई हमारी तरह का एक इंसान है, खाता है, पीता है, बीमार होता है, ये कोई खलाई मखलूक नहीं है। उनका मकसद ये था कि जो है ना इंसानियत की तरह ना, तो उसको बताने के लिए उसने जो है स्पेशल तस्वीर बनाकर, ये मशहूर है और ये नेट पर भी निकल आती है तस्वीर, बहुत मशहूर तस्वीर है। जी। अच्छा, काजी हुसैन अहमद जो है ना, जमात इस्लामी के साबिक अमीर, वो जापान जब आए ना तो जापान के सदर ने उनसे कहा कि उस वक्त पाकिस्तान ने नया एटमी धमाका किया था। तो जापान के सदर ने कहा, आप लोगों ने जो एटमी धमाका किया अच्छा नहीं किया, एटम बम से दुनिया में तबाही आती है। तो काजी हुसैन अहमद साहब ने बड़ा ख़ानदानी जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि अगर आपने पहले एटम बम बना लिया होता ना तो फिर आपके मुल्क में एटम बम से तबाही नहीं आती कभी भी एटमी हमला आप पर ना होता। तो हमने, पाकिस्तान ने एटम बम बनाया है ताकि हम पे कोई एटमी धमाका ना कर सके। लोग आते हैं, देखें यहाँ पर ना फूल वगैरह रखते हैं, जो हलाकतें हुई थी उनकी याद में।
और माफिया भी मांगते हैं। अगरबत्तियाँ वगैरह जलाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। हम किससे माफी मांगे? माफी मांग हम अल्लाह से माफी मांगे, हमारी हरकतें भी कोई ठीक नहीं है ना। इधर वो जापानी में क्या लिखा हुआ है? वो बताएं पढ़ के जापानी जबान में क्या लिखा है? मतलब कि आप आराम से सो जाइए, आराम से सो जाइए। यस्सा का इनामत का मतलब कि आराम से। हाँ, ये तो इधर मिट्टी वगैरह रखी हुई है। जी जी जी। इधर वो जो बम में मरे हुए थे, इधर हाँ। मिट्टी वगैरह इधर रखी हुई है। उनकी मिट्टी, हाँ, उनकी मिट्टी वगैरह। उनका तो कहते हैं हड्डियां गल गई थी, बिल्कुल निशान खत्म हो गए थे, फर्श धोए हैं बाकायदा केमिकल से। बस ये जगह बना दिया है, बस लिखा है कि आप यहाँ पर जो है ना आराम से सो जाए। लिखा हो गया, ऐसा का इनामत का। हाँ